बच्चों, आज हम काव्य खंड की श्रृंखला में पाठ 5, वैसे आपका 15 है मगर ऐसे काव्य खंड में पाठ 5 है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र और पाठ का शीर्षक है मेरा घर की याद। तो थोड़ा सा हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 टिगरिया गांव, जो कि होशंगाबाद एमपी में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नम मम इत्यादि। प्रमुख सम्मान से जो मिला इनको साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार तथा पद्मश्री से भी ये अलंकृत हुए और 1985 में ये ब्रह्मविलीन हो गए। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते हैं। जो इनकी कविता है वो पढ़ने में गद्य जैसी लगती है। वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक से अधिक करीब है। भवानी प्रसाद जी जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। इन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। इनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी ने व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। अब जो आपकी कविता है घर की याद, इसमें घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास यानी जेल के अंदर है कवि, उस दौरान घर में विस्थापन की पीड़ा सालती है, मतलब घर से दूर रहने की पीड़ा दुख देती है। कवि की स्मृति में संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना, यानी बीच की पूरा कविता जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। कविता है घर की याद। तो पहले स्तर को हम ले लेते हैं और मैं प्रसंग संदर्भ आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखना है। तो पहले हम शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ये एक खंड है आपका और इस खंड का
आपको मैं व्याख्या बताऊंगी, यानी अर्थ बताऊंगी। आज पानी गिर रहा है, बुझा भाई प्यार बहने, यहाँ तक। तो प्रसंग संदर्भ आप जैसे लिखते रहे हैं वैसे यथावत आपको लिखना है। प्रसंग में जैसे प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र की कारावास के दौरान रचित कविता घर की याद से लिया गया है। इसमें कवि सावन के महीने में कारावास में रहते हैं और रहते हुए अपने बहन भाइयों की याद करते हैं और कहते हैं, अब व्याख्या पे आ जाते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है। पानी कब गिरता है? सावन में। तो सावन का महीना शुरू हो गया है। आज पानी की बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लगातार बरसात होती जा रही है। पानी बहुत अधिक मात्रा में गिर रहा है। सारी रात पानी गिरता रहा। अधिक बरसात होने के कारण मन की कल्पनाएं और प्राण उसी में केंद्रित हैं, उसी ओर उनका ध्यान है। सांसें उसी में अटकी हुई हैं। ऐसे में कवि को अपने घर की, अपने परिवार के सदस्यों की बहुत ज़्यादा याद आती है। घरों में हर तरह के सुख और खुशियाँ हैं। घर में 4 भाई रहते हैं और फिर से मैं पीछे आ जाती हूँ। ऐसे में जब पानी गिर रहा है और ऐसे में कवि को अपने घर के, अपने परिवार के सदस्यों की बहुत याद आती है। उसका घर उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसका घर यद्यपि जेल से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी खुशियों से भरा हुआ है। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। घर में 4 भाई रहते हैं और ससुराल से बहन भी आई हुई है। इन सब की उसे बहुत याद आती है। बहन अपने पिता के घर सुख पाने के लिए आई है, लेकिन वहाँ उसे अपने भाई के जेल जाने का दुखद समाचार मिल जाता है। कवि का घर पर ना होना सभी को मानसिक कष्ट दे रहा है। सुख से परिपूर्ण घर दुख से भर जाता है। जब सब कवि के विषय में सोचने लगते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं। घर की याद आते ही उसे यह भी याद आता है कि घर के सभी सदस्य इन दिनों इकट्ठे हुए होंगे। सावन के महीने को मनाने के लिए सभी जुड़ गए होंगे। देखा जाए तो साल में इतने लोग कहाँ जुड़ पाते हैं। 4 भाई और 4 बहनें घर में इकट्ठे होंगे। कवि के भाई कठिनाइयों में हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और उनकी भुजाएं बन जाते हैं, और बहनें स्नेह की साक्षात मूर्ति बन जाती हैं। बहनों ने उसे बहुत याद किया होगा। यानी कवि कहना चाह रहा है कि सारे घर में इकट्ठे हुए होंगे और सबको बहुत याद आई होगी। भाई की वो भुजा किस तरह था और बहनें उस पर स्नेह लुटाती थी, उन सब ने मिलकर उसको बहुत याद किया होगा। अब हम इसका काव्य सौंदर्य समझ लेते हैं। लेखक ये घटना उस समय की है जब स्वतंत्र नहीं हुआ था देश, यही 42-43 के आसपास का दौर रहा होगा। तो वो कारागृह में बंद है और एकांत कक्ष में है और इस कविता को लिख रहा है। इस कविता को लिखते हुए उसे प्रकृति का वातावरण देखा और वो लग रहा था जैसे जीवांत हो गई उसकी कविता में वो प्रकृति का वातावरण। प्रकृति की पृष्ठभूमि के रूप में दर्शाया उसने। देश काल और वातावरण का सजीव चित्रण भी किया है। कविता को आत्मकथात्मक ढंग से लिखा गया है। मुक्तक छंद है। तुकाग्रह का गुण उल्लेखनीय है और जो उसकी भाषा है वो सरल, सहज और विषयानुकूल है। अब हम दूसरे खंड की ओर चलते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा
एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। यानी कवि कह रहा है कि प्रसंग तो आपको पता ही है कि उस अनुभूति जो वहाँ पे घर का माहौल होगा, उस अनुभूति की, और जो जैसे पिताजी या माँ, इन सब के विषय में कवि कुछ बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे जैसे बुढ़ापा शब्द आया, तो बुढ़ापा माने बूढ़ा, व्यापा माने सवार होना, मौत यहाँ पे क्या है, गंभीर समस्या की ओर इंगित कर रही है। बिचकने माने पीछे नहीं हटते हैं, गरजता माने बहुत तेज बोलते हैं, और लरजता माने तूफान की तरह कार्य को करते हैं। झंझात कहा, तूफान को कहते हैं। तो अब कह रहा है और बिन पढ़ी मेरी, यानी माँ के विषय में बताना चाह रहा है कवि कि मेरी माँ बिन पढ़ी लिखी है, उन्हें मेरे कारण बहुत दुख उठाने पड़ रहे हैं। मानो दुखों ने ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया हो। मेरी माँ भले ही पढ़ लिख ना सकती हो, लेकिन उन्होंने मेरे दुखों को सदैव बांटा है। उनकी गोद में जब मैं सिर रखता था तो अपने सारे दुख भूल जाता था। दुख का कोई एहसास ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि कभी दुख में सामना ही नहीं हुआ। मेरी माँ ममता का स्रोत थी। कारावास में उनके ना होने पर भी उनके स्नेह की धारा का प्रसार मुझ तक पहुंच रहा था। अंतर्मन में उनके स्नेह को याद कर कारावास में भी दुख कुछ कम हो जाते हैं। उन्हें लिखना नहीं आता, नहीं तो वो प्रतिदिन मुझे एक पत्र अवश्य लिखती। कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि पिताजी उम्र में चाहे जितने बड़े हो गए हों, यानी बूढ़े, उम्र बढ़ती है ना तो बुढ़ापे की ओर जाता है व्यक्ति, बड़े हो गए, किंतु मन में उनके ये भाव कभी नहीं आया, वो मन से कभी बूढ़े नहीं हुए हैं। वे पल भर के लिए भी उत्साहहीन नहीं हुए, यानी उत्साह से ओतप्रोत थे। वे हमेशा कर्मठ और उत्साही बने रहते थे। अभी भी उनमें इतनी शक्ति है कि दौड़ दौड़ कर वो काम करते हैं। अभी भी वे युवाओं की भांति खिलखिलाकर हंसने की इच्छा और उत्साह रखते हैं। जीवन के दुखों ने उनको निराश नहीं होने दिया। पिताजी इतने बहादुर हैं कि मौत के सामने आने पर भी उसका सामना करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनके आगे बढ़ते कदमों को मौत का भय भी नहीं रोक पाया। यदि साक्षात शेर उनके सम्मुख आ जाए तो वीरतापूर्वक उससे वो संघर्ष करेंगे, डरकर भागेंगे नहीं। बादलों की घोर गरज के समान उनकी आवाज़ बुलंद है। आवाज़ में निडरता और भक्ति की गूंज दिखाई देती है। उनकी कार्य करने की फुर्ती इतनी तीव्र है कि तूफान का प्रवाह भी उनके सामने तुच्छ लगने लगता है। वो प्रत्येक कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर डालते हैं। यानी लेखक ये कह रहा है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उनके पास वो स्नेह, वो ममत्व मिलता है कि सारी चीज़ें वहाँ पे शून्य हो जाती हैं। और पिताजी जो हैं वो, उनके अंदर अभी बुढ़ापा, उम्र तो दिखती है बुढ़ापे, मगर वो मन से ना तो बूढ़े हुए हैं, और काम भी करने का वेग उनके अंदर, जो उनके अंदर एक जीने की लालसा है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। अब हम जब काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो कारावास में एकाकी जीवन जी रहा है, और वहाँ पे उसे अपने माँ पिताजी की मधुर याद और हृदय स्पर्शी चित्रण उभर आता है आँखों के सामने, और उसी का उसने वर्णन कर दिया है। आत्मकथा को गीत शैली में प्रस्तुत किया गया है। भाषा सरल और सहज है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके,
खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन झल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। अब अगले खंड में हम आते हैं और वो है आज गीता पाठ करके पांचवें का नाम लेकर। यहाँ कवि ने कारावास के दौरान सावन के महीने में बरसते पानी को देखकर पिता का स्मरण करते हुए कहा है कि जब पिताजी ऊपर से आए होंगे, आज लगातार बारिश की झड़ी लगी हुई है, बारिश हो रही है, पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी दिनचर्या यानी सुबह की शुरुआत गीता पाठ से प्रारंभ की होगी। इसके बाद 260 बार दंड बैठक लगाई होगी, उसके बाद मुकदर हिलाया होगा और उसकी मूठ मिलाई होगी। व्यायाम करने के बाद जब वो नीचे कमरे में आए होंगे, तब मुझे याद करके उनकी आँखों में अश्रु आ गए होंगे। अपने पिता को याद करके कवि इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि बार बार बरसते हुए पानी को देखते हैं और घर को याद करके व्याकुल हो जाते हैं। बार बार घर और पिता का चेहरा उनके सामने घूमने लगता है। कवि कहता है कि मेरे 4 भाई 4 बहनें, मेरे भाई संकट के समय और आवश्यकता पड़ने पर मेरी भुजा के समान मेरी सहायता करते थे। उनका मुझे बहुत सहारा था। मेरी बहनें मुझे बहुत स्नेह करती थीं। वर्षा की इस झड़ी के समय वे या तो खेल रहे होंगे या फिर खड़े होकर प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे होंगे। ऐसे में जब पिताजी की नज़र उन पर पड़ी होगी और उनमें मुझे ना पाकर वो बेचैन हो गए होंगे, मेरी कमी उन्हें बहुत खली होगी। पिताजी जो मन से कभी बूढ़े नहीं हुए, हताश नहीं हुए, उन्होंने अपने चेहरे पर कभी दुख की कोई रेखा आने नहीं दी। आज उन्हीं की आँखों में पांचवें का नाम लेकर आंसू आ गए होंगे। जिन पर दुख का कोई प्रभाव नहीं होता था, वे मुझे याद करके लगातार रो रहे होंगे। भाव सौंदर्य में क्या लिखेंगे? कवि की जो स्मृति शैली है वो पिता की याद, उनके गुणों की याद और उनकी दिनचर्या का वर्णन सुंदर ढंग से कर रही है। कवि अपने दुख की अपेक्षा पिता के दुख को अधिक समझ रहा है या उसकी चिंता कर रहा है। सावन को देखकर संवेदनशील मन की जो भावधारा है वो बहती या निकलती चली जा रही है। अब हम अगले पैरा पे आएंगे। पांचवा मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब हम पांचवा मैं अभागा, यह तुम्हारी लीक ही है, यहाँ तक का अर्थ समझेंगे। अब क्या है कि जो लेखक है वह कारावास में बंद है और उसकी आंखें
घर की मधुर स्मृतियों को बार बार याद कर रही हैं और वह बेचैन हो जाता है। कभी घर की स्मृति का सजीव चित्रण करते हुए आगे कह रहा है कि मैं पांचवा व्यक्ति मैं ही हूँ जिसने उनको बहुत दुख दिए हैं, उन्हें रुलाया है। मैं अभागा हूँ क्योंकि मेरे कारण ही मेरे पिताजी को दुख मिला है। पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहा करते थे, अर्थात मुझे चारों भाइयों से सबसे बड़ा भाग्यशाली एवं प्रतिभावान मानते थे। उन्होंने सबसे अधिक प्यार मुझे ही दिया है, लेकिन आज के सुहावने मौसम में उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा तो उन्हें अपने अन्य 4 बेटे कपूत से प्रतीत होने लगे होंगे। पिताजी ने मेरे अभाव में उन चारों बेटों को भी अपना प्यार नहीं दिया होगा या वो नहीं दे पाए होंगे। तब पिताजी मेरे विषय में विचार कर भावुक हो उठे होंगे तो माँ ने उनको धैर्य बंधाते हुए कहा होगा कि आप आंसू मत बहाइए, हमारा बेटा भवानी तो शुभ कार्य के लिए जेल गया है। इन शब्दों ने पिताजी के दुख को बहुत कम कर दिया होगा। माँ ने यह भी बताया होगा कि मैं उनकी इच्छा को समझकर और उनके ममत्व को समझकर ही देश सेवा की ओर बढ़ा हूँ। बेटे ने पिता की इच्छा को मानकर जेल जाना पसंद किया तो यह उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। भाव सौंदर्य में भाषा सरल सहज आत्मकथात्मक शैली है और कवि अपने दुख की अपेक्षा पिता के दुख की अधिक चिंता कर रहा है। संवेदनशील मन के द्वारा एक साथ अनेक बात सोचने का सुंदर चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब हम आखिरी सर्ग पे आ जाते हैं। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पाँचवे को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है इसी बस से सब विरस है। अब पाँव जो पीछे हटाता इसी बस से सब विरस है। विरस माने होता है दुख। बस कि घर में नहीं है इसलिए उसको ये पिता अब वे न बरसे का मतलब पिता माता उनके आंसू ना आए। मैं मज़े में मतलब बहुत अच्छे से हूँ, घर पे नहीं हूँ इस बात का उसको दुख है। अब हम आगे चलते हैं। लेखक कह रहा है कि वो कारावास में है और पिताजी के विषय में सोचते सोचते माँ के विचारों का भी विश्लेषण करने लगता है। वे मन में स्नेहिल माता पिता के उत्तर और प्रत्युत्तर यानी आपस में जो वार्तालाप हो रही है उनके बीच की उसकी कल्पना कर लेता है कि माँ ने कहा होगा कि हमारा बेटा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेता और जेल जाने से पीछे हट जाता तो मेरे दूध को लज्जित कर देता, माँ बाप के नाम को बट्टा लगा देता, परंतु जेल जाकर उसने हमारे नाम को रोशन किया है। इस तरह से माँ ने पिताजी को समझाया होगा ताकि वे भावुक होकर रो ना पड़े। यदि वे रोने लगेंगे तो घर के साथ प्राणी यानी जितने सारे सदस्य हैं घर के वो उनको देखकर रोने लगेंगे। माँ ने पिताजी से कहा होगा कि तुम दुखी और व्याकुल मत हो, मन दुखी हुआ तो सारा घर दुखी हो जाएगा। पिताजी ने फिर माँ से कहा होगा कि वो कहाँ रो रहे हैं, वो रो बिल्कुल नहीं रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने उनको समझा दिया होगा। पता नहीं मन ही मन उनको कितना दुख सहना पड़ा होगा। दूसरों को दिखाने के लिए ऊपर से शांत बने रहे होंगे वो। उन्होंने कहा होगा
कि मैं बिल्कुल भी अधीर नहीं हो रहा हूँ। दुख को सहने की उनमें अपार क्षमता है। कवि सावन को फिर संबोधित करते हुए कहता है कि आनंद प्रदान करने वाले सावन के महीने तुम मुझे मेरे पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए हो। तुम चाहे कितने बरस लो, लेकिन कुछ ऐसे करना कि उन्हें मेरी याद बिल्कुल भी ना आए और वे आंसू भी ना बहाएं। वे अपने 5वें बेटे के लिए बिल्कुल भी ना तरसें। उनसे कहना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस एक यही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ और कोई दुख नहीं है, किंतु यह कमी सबसे बड़ी कमी है। इसी कमी के कारण जेल में रहना अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती है। वहाँ की सभी सुविधाएं फीकी लगती हैं, यानी कोई खुशी भी नहीं है और वहाँ की जो यहाँ मिल रहा है वो भी अच्छा नहीं लगता। अब हम भाव सौंदर्य पे आ जाते हैं। यहाँ कवि ने एक मनोवैज्ञानिक सत्य प्रकट किया है कि बड़े लोग बच्चों के सामने क्या करते हैं, कोई भी अपनी दुख को प्रकट नहीं करते हैं, उसको अंदर ही अंदर सह लेते हैं। बस यही बड़ी बात है। मैं निहित मार्मिकता का जो ये चीज़ है, उसी में जो मार्मिकता है उसका उल्लेख लेखक ने बखूबी किया है। बरस बरसे में यमक अलंकार, और सिंपल सी बात है, बादशाह सरल सहज। तो आज जो हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे।